हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BHIE 141 चीन का इतिहास लगभग 1840 से 1978। आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने इस सब्जेक्ट कोर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप हमसे गेस्ट पेपर भी परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है या किसी भी ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ पर टाइप करना है shop.hindustanknowledge.com। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप सर्च बटन पर जा सकते हैं और अपना पेपर कोड यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और डायरेक्ट गेस्ट पेपर या सोलो असाइनमेंट परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आप पेपर कोड टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड सब कुछ दिख जाएगा और आप यहाँ पर सिंपली यहाँ इस पर क्लिक करके और यहाँ से गेस्ट पेपर भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर किसी कारणवश पेपर परचेज नहीं कर सकते तो आप सिंपली यहाँ पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9580023321। अगर आपको पेपर कोड परचेज करने में किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है तो आप इन पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है 1898 का सुधार आंदोलन क्या था? इस आंदोलन के प्रमुख विचारकों की चर्चा कीजिए। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 1898 के आसपास भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। ये कुरीतियाँ कौन कौन सी थी? जाति भेद, छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, अशिक्षा, स्त्रियों की दुर्दशा और धार्मिक अंधविश्वास, जो कि समाज की प्रकृति में बहुत बड़ी बाधा बने हुए थे। इसी पृष्ठभूमि में 1898 के आसपास एक व्यापक सुधार आंदोलन को गति मिली। कब मिली? 1898 के आसपास। क्योंकि जो आंदोलन होता है वो एक बहुत लंबे समय तक चलता है, लेकिन 1898 के आसपास इसको एक गति मिली जिसका उद्देश्य था समाज को आधुनिक, शिक्षित और नैतिक बनाना। ये आंदोलन किसी एक वर्ष या घटना तक सीमित नहीं था, बल्कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तेज होकर 1898 के समय तक बहुत प्रभावी रूप से ये सामने आने लगा और समाज को प्रभावित करने लगा। इस सुधार आंदोलन के कुछ उद्देश्य थे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थे कि समाज को किस तरह से प्रभावित किया जा रहा था। उस वक्त देखा जा रहा था कि सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना, स्त्री शिक्षा और स्त्री अधिकारों का समर्थन, जाति व्यवस्था और छुआछूत का विरोध, धार्मिक अंधविश्वासों की आलोचना, आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का विस्तार और प्रसार। तो इस सुधार आंदोलन के कुछ ये इम्पोर्टेंट उद्देश्य थे। अब हम सुधार आंदोलन से रिलेटेड कुछ प्रमुख विचारकों को पढ़ेंगे और ये विचारक थे जिनमें सबसे पहला नाम आता है राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर और महात्मा ज्योतिबा फुले। तो इनको एक एक करके हम देखते हैं। राजा राममोहन राय को भारतीय समाज सुधारक आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने सती प्रथा, यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हाईलाइट करेंगे कि उन्होंने सती प्रथा का कठोर विरोध किया और स्त्रियों की शिक्षा और अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इस टॉपिक का। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसने एकेश्वरवाद, तर्क और मानवता पर जोर दिया। उनके विचारों का प्रभाव 1898 तक के सुधार आंदोलनों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यह इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। अब वर्तमान समय में हम देखते हैं कि वेदों की ओर लौटो जो नारा है ये हम सोशल मीडिया पे बहुत बार देखते हैं। तो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। तो उन्होंने वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया, मूर्ति पूजा, जाति भेद और अंधविश्वासों का विरोध किया। उनका नारा वेदों की ओर लौटो समाज में नैतिक सुधार और आत्म सम्मान जगाने का प्रयास था। अब हम पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो इससे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की, जो 1898 के बाद समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। उन्होंने मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा माना। उनका मुख्य जोर शिक्षा, आत्मबल और गरीबों की सेवा पर था। उन्होंने युवाओं में
आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो कि 1898 के आसपास जो समाज सुधार चल रहा था अपने पूरे भारत के अंदर, तो उससे रिलेटेड जो है कि युवाओं के अंदर आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम की जो भावना थी उसको मजबूत किया। अब हम पढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, जो कि उस समय के समाज के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था और स्त्री शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बना। वे समाज सुधार के व्यावहारिक पक्ष के बड़े समर्थक थे। अब हम पढ़ते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले को। ज्योतिबा फुले ने दलितों और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा की शुरुआत की और जाति व्यवस्था का विरोध किया। जैसे हम पढ़ते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले जो थी, उनकी पत्नी थी, जो वो भारत की पहली महिला शिक्षक थी। उनकी संस्था सत्यशोधक समाज सामाजिक समानता पर आधारित थी। तो हम इन 5 विद्वानों को पढ़ते हैं सुधार आंदोलन के, जो कि प्रमुख विचारक रहे हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले। इसमें हम सबके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि याद रखेंगे। जैसे राजा राम मोहन राय से रिलेटेड कि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का कठोर विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने नारा क्या दिया था, वेदों की ओर लौटो। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था और उससे रिलेटेड जो भी कानून बने थे उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने दलितों और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष किया था और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और उसमें सामाजिक समानता, जो कि एक सामाजिक समानता पर आधारित संस्था थी। अभी इसके निष्कर्ष हम देखते हैं। तो निष्कर्ष में हमने ऊपर जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड हम लिखेंगे। तो 1898 के आसपास का सुधार आंदोलन भारतीय समाज को नई दिशा देने वाला सिद्ध हुआ। इस आंदोलन ने लोगों को परंपराओं पर आंख मूंद कर विश्वास करने के बजाय, यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे कि इस आंदोलन ने क्या किया कि जो समाज के अंदर पुरानी जो कुरीतियाँ थी, जिन पर व्यक्ति जो थे आंख मूंद कर विश्वास कर रहे थे, उनकी बजाय पहली बार समाज के अंदर तर्क, शिक्षा और मानवता को महत्व देना सिखाया। विभिन्न विचारकों के प्रयासों से समाज में जागरूकता आई और आधुनिक भारत की नींव मजबूत हुई। ये आंदोलन भारतीय समाज के सामाजिक और नैतिक पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय और इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश, उसकी संस्कृति, इतिहास और स्वतंत्रता के प्रति गहरा प्रेम और एकता की भावना। ठीक है। तो चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? तो चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ये वह समय था जब चीन आंतरिक कमजोरी और विदेशी हस्तक्षेप से जूझ रहा था। वर्तमान में देखते हैं कि चीन वर्तमान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक मजबूत देश के रूप में उभर के सामने आया है। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन के अंदर एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, जिसके कारण ही आज वो इतनी प्रगति कर पा रहा है। तो ये किस कारण से हुआ था, इसकी क्या क्या विशेषताएं रही है, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ा चीनी समाज के अंदर, वो हम इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। तो इन्हीं परिस्थितियों ने चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो इसके जो प्रमुख जो उदय के कारण थे, चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला है विदेशी साम्राज्य का प्रभाव। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य पश्चिमी शक्तियों ने चीन पर जबरन व्यापार समझौते थोपे। अफीम युद्धों, इससे रिलेटेड हम आगे एक क्वेश्चन भी देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट। अफीम युद्धों में चीन की हार ने उसकी संप्रभुता को कमजोर कर दिया। इससे चीनी जनता में अपमान और असंतोष की भावना हुई। जैसा कि हम देखते हैं कि जो विदेशी आक्रांता होते हैं वो आकर समाज पर अधिकार जमाते हैं, वहाँ पर लोगों को पीड़ित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों में उनके प्रति जो होती है एक बुरी भावना जो होती है वो उत्पन्न होती है, जिससे कि वह अपने राष्ट्र के प्रति उसको स्वयं चलाना चाहते हैं, उसके स्वयं, जिससे राष्ट्रवाद का जन्म दिया गया। दूसरा हम देखते हैं
चिंग मंचू शासन की कमजोरी। तो चिंग वंश का शासन भ्रष्ट, कमजोर और सुधारों में असफल था। वह विदेशी शक्तियों का सामना नहीं कर सका। जनता को लगने लगा कि मंचू शासक चीन के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके खिलाफ राष्ट्रवादी भावनाएं उभरी। तीसरा पॉइंट है आंतरिक विद्रोह और सामाजिक संगठन। ताइपिंग विद्रोह और बॉक्सर आंदोलन जैसे आंदोलन ने लोगों में ये भावना मजबूत की कि देश को बचाने के लिए एकता और जागरूकता जरूरी है। इन आंदोलनों ने जनता को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाया। तो चीनी समाज में उस वक्त ये किस समय की बात हो रही है? ये बात हो रही है 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तो उस वक्त चीनियों के अंदर राजनीतिक रूप से वो सक्रिय हुए। विभिन्न प्रकार के आंदोलनों ने उनके अंदर, जनता के अंदर एकता और जागरूकता प्रभावित की। चौथा पॉइंट हम देखेंगे पश्चिमी विचारों का प्रभाव। तो जो पश्चिम में उस वक्त जो विचार चल रहे थे, जैसे पश्चिम में शिक्षा, लोकतंत्र, समानता और राष्ट्र राज्य जैसे नए विचार, वो भी लगातार चीन पहुंच रहे थे। तो शिक्षित चीनी युवाओं और बुद्धिजीवियों ने इन विचारों से प्रेरणा लेकर चीन के पुनर्निर्माण की बात की। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1911 की क्रांति। तो सन यात सेन के नेतृत्व में 1911 की क्रांति हुई, जिससे चिंग वंश का अंत हो गया और चीन में गणराज्य की स्थापना हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीन में गणराज्य की स्थापना हुई। ये आधुनिक चीनी राष्ट्रवाद की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब हम देखते हैं, यहाँ तक तो अपन ने देखा था कि चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण रहा है। तो वहाँ पर विदेशी साम्राज्यवाद का प्रभाव था, और ये चिंग शासन है इसकी कमजोरी थी। आंतरिक विद्रोह वहाँ पर हुआ रहा था, पश्चिमी विचारों का प्रभाव हो रहा था, और 1911 की क्रांति हुई थी, जिसके कारण वहाँ पर गणराज्य की स्थापना हुई। अब हम देखते हैं कि चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद की जो प्रमुख विशेषताएं वो क्या थी। तो साम्राज्यवाद का विरोध। तो चीनी राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी शक्तियों को चीन से बाहर निकालना और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता पर जोर। तो जो आधुनिक राष्ट्रवाद था, उसमें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? राष्ट्रीय एकता पर जोर। तो चीन में विभिन्न प्रांतों, जातियों और समुदायों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करने पर बल दिया गया। तीसरा पॉइंट है परंपरा और आधुनिकता का मेल। तो चीनी राष्ट्रवाद ने कन्फ्यूशियस परंपराओं का सम्मान किया, लेकिन साथ ही विज्ञान, शिक्षा और आधुनिक सुधारों को भी अपनाने की बात की। ये जो कन्फ्यूशियस परंपरा है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। चौथा है गणतंत्र और बाद में साम्यवाद की ओर झुकाव। तो प्रारंभ में राष्ट्रवाद गणतंत्र की स्थापना से जुड़ा था, लेकिन बाद में माओ तसे त्योंग के नेतृत्व में यह साम्यवादी विचारधारा से जुड़ गया। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी जो चाइना है वो एक कम्युनिस्ट स्टेट है। पांचवा पॉइंट है जनता की भागीदारी। तो आधुनिक चीनी राष्ट्रवाद केवल बुद्धिजीवियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों, मजदूरों और छात्रों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। आखिरी में हम देखते हैं उपसंहार या फिर निष्कर्ष। तो चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद विदेशी शोषण, आंतरिक संकट और सुधार की आवश्यकता का परिणाम था। इससे चीन को एक कमजोर सामंती राज्य से आधुनिक राष्ट्र बनने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया। आज का शक्तिशाली और आत्मनिर्भर चीन इसी आधुनिक राष्ट्रवादी चेतना को ही देन है। तो आज में हम जिस प्रकार से चीन को देखते हैं, वह कुछ शताब्दी पहले ऐसा नहीं था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि चीनी विचारधारा पर कन्फ्यूशियसवाद के प्रभाव की जांच कीजिए। तो इससे पहले हम देखते हैं कि कन्फ्यूशियसवाद आकर होता क्या है। तो कन्फ्यूशियसवाद होता है कि कन्फ्यूशियसवाद चीन की एक प्राचीन और प्रभावशाली विचारधारा है, जिसकी स्थापना दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने की थी। कन्फ्यूशियस दार्शनिक थे, यहाँ पर चीन के अंदर बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने कन्फ्यूशियसवाद की चीन में स्थापना की थी, जो कि 551 से 479 ईसा पूर्व तक थे। ये केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों, सामाजिक नियमों और जीवन शैली का मार्गदर्शन करने वाली प्रणाली है। कन्फ्यूशियसवाद ने चीनी समाज, राजनीति, शिक्षा और पारिवारिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। चीनी विचारधारा के निर्माण और विकास में इसका योगदान क्या है? एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कन्फ्यूशियसवाद क्या है? तो कन्फ्यूशियसवाद चीन के अंदर एक दार्शनिक हुए हैं कन्फ्यूशियस, उन्होंने यह विचार दिया था। और ये विचार क्या था? ये विचार वहाँ पर समाज के अंदर नैतिक मूल्यों, सामाजिक नियमों और जीवन शैली को किस प्रकार से जिया जा सकता है, उसको मार्गदर्शित करने की कुछ प्रणालियाँ थी, जिससे कि वहाँ उसकी राजनीति, शिक्षा और पारिवारिक जीवन सब पर, चीनी समाज पर इसका
गहरा प्रभाव रहा। तो कन्फ्यूशियवाद के मूल सिद्धांत क्या क्या हैं? तो कन्फ्यूशियवाद के प्रमुख सिद्धांत नैतिकता और सदाचार पर आधारित है। इसके प्रमुख मूल्य क्या है? तो इसके प्रमुख मूल्य हम देखते हैं। पहला है रेन, ली, यी और शियाओ। तो रेन क्या है? मानवता और करुणा। ली मतलब शिष्टाचार, परंपरा और सामाजिक नियम। यी मतलब न्याय और नैतिकता। शियाओ मतलब माता पिता और बुजुर्गों के प्रति सम्मान। तो ये एक कन्फ्यूशियवाद है। इसकी प्रमुख सिद्धांत है नैतिकता और सदाचार। इन सिद्धांतों ने चीनी समाज में अनुशासन, कर्तव्य और नैतिक जीवन को बढ़ावा दिया। अब चीनी समाज पर इस कन्फ्यूशियवाद का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, अब हम उसका आगे देखते हैं। तो कन्फ्यूशियवाद का चीनी समाज पर एक तो राजनीति और प्रशासन पर उसका प्रभाव पड़ा, शिक्षा पर उसका प्रभाव पड़ा और नैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो कन्फ्यूशियवाद ने चीनी समाज को एक सुव्यवस्थित ढांचे में बांधा। ठीक है। तो परिवार को समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई माना गया। तो कन्फ्यूशियवाद मानता है कि परिवार जो है वो एक सबसे छोटी समाज की इकाई तो है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण इकाई भी है। और पिता को परिवार का मुखिया और बच्चों का कर्तव्य माता पिता की सेवा करना बताया गया है। इसने समाज में आज्ञाकारिता, सम्मान और सामाजिक स्थिरता को मजबूत किया। आज भी चीनी समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और पारिवारिक मूल्यों की जड़ें कन्फ्यूशियवाद में दिखाई देती है। वर्तमान में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय समाज के अंदर बड़े बुजुर्गों का आदर किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार चीनी समाज में भी हम देखते हैं कि बुजुर्गों के प्रति सम्मान होते हैं और वहाँ पर भी जो पारिवारिक मूल्य होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये किस प्रकार से वहाँ पर प्रभावित हुए? ये कन्फ्यूशियवाद के सिद्धांत के आधार पर प्रभावित हुए। तो राजनीति और प्रशासन पर उसका किस प्रकार प्रभाव पड़ा, हम देखते हैं। तो चीनी राजनीतिक विचारधारा पर भी कन्फ्यूशियवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। कन्फ्यूशियस ने आदर्श शासक को नैतिक, दयालु और प्रजा हितैषी बताया। तो कन्फ्यूशियवाद में क्या बताया गया है कि जो एक शासक होता है, जो कि राजा होता है या फिर एक चुनी हुई पार्टी के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वहाँ पर जो आदर्श शासक है वो किस प्रकार होना चाहिए? तो आदर्श शासक को नैतिक होना चाहिए, उसे नैतिक मूल्यों पर खड़े रहकर ही विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाने चाहिए, उसको दयालु होना चाहिए और प्रजा के हितों के लिए उसे कार्य करना चाहिए। उनका मानना था कि शासक को बल के बजाय नैतिकता से शासन करना चाहिए। तो चीन में लंबे समय तक नौकरशाही परीक्षा प्रणाली कन्फ्यूशी ग्रंथों पर ही आधारित रही थी। तो चीन में जो नौकरशाही परीक्षा प्रणाली थी वो कन्फ्यूशी ग्रंथों पर ही आधारित रही थी। इससे प्रशासन में योग्य और शिक्षित अधिकारियों का चयन हुआ और शासन व्यवस्था मजबूत बनी। तो चीन में कन्फ्यूशियवाद का राजनीति और प्रशासन पर यह प्रभाव पड़ा कि उसने बताया कि राजा को किस प्रकार से नैतिक, दयालु और प्रजा हितैषी होना चाहिए और वहाँ पर नौकरशाही के लिए परीक्षा प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए। शिक्षा पर कैसा प्रभाव पड़ता है, अब हम देखते हैं। कन्फ्यूशियवाद ने शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। शिक्षा को व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक विकास का साधन माना गया। कन्फ्यूशी ग्रंथों का अध्ययन करना विद्वान बनने की पहली शर्त थी। इससे चीन में शिक्षा, प्रेम, अनुशासन और विद्वानों को सम्मान देने की परंपरा विकसित हुई। तो कन्फ्यूशियवाद जिस प्रकार से नैतिक गुण बताता है और बौद्धिक विकास का वो मार्ग प्रदर्शित करता है, इसलिए कन्फ्यूशियवाद के ग्रंथों का अध्ययन करना विद्वान की पहली शर्त बन गई। नैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव, तो कन्फ्यूशियवाद ने चीनी संस्कृति में नैतिक मूल्यों को गहराई से स्थापित किया। यहाँ पर नैतिक मूल्य जैसे सत्य, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मसंयम को आदर्श गुण माना गया। चीनी त्योहारों, परंपराओं और सामाजिक व्यवहार में ये मूल्य आज भी दिखाई देते हैं। अभी हम इसके निष्कर्ष में देखते हैं कि कुल मिलाकर कन्फ्यूशियवाद ने चीनी विचारधारा को नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक संतुलन की मजबूत नींव प्रदान की। इसने समाज, राजनीति और शिक्षा और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। जिस प्रकार से हमने ऊपर देखा कि इसका समाज पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, समाज में यहाँ पर परिवार की क्या महत्वता होती है उसको हमने देखा। राजनीति पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा कि एक शासक को कैसा होना चाहिए, और शिक्षा के ऊपर और संस्कृति के ऊपर कन्फ्यूशियवाद का गहराई से प्रभाव पड़ा। यद्यपि आधुनिक चीन में कई नए विचार आ गए, फिर भी कन्फ्यूशियवाद के मूल्य भी आज भी चीनी जीवन और सोच का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 19वीं सदी के अंत में चीन की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का परीक्षण कीजिए। तो वर्तमान में हम जैसे देखते हैं कि चीन एक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक लगभग विकसित होता हुआ देश बना हुआ है, लेकिन 19वीं सदी के अंत में चीन की वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ थी उसको हम देखते हैं।
तो 19वीं सदी के अंत तक चीन की स्थिति कैसी थी? बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। एक समय दुनिया की प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में गिने जाने वाला चीन इस दौर में आंतरिक अव्यवस्था, आर्थिक पिछड़ापन और विदेशी हस्तक्षेप से जूझ रहा था। तो उस वक्त चीन पर विदेशी हस्तक्षेप था, जिससे कि वहाँ पर आर्थिक पिछड़ापन हो रहा था, वहाँ पर लोगों का शोषण किया जा रहा था, आर्थिक अव्यवस्था थी वहाँ पर, किंग वंश का शासन वहाँ पर लगातार कमज़ोर पड़ चुका था और देश सामाजिक और आर्थिक संकटों से घिरा हुआ। तो 19वीं सदी के अंत में चीन की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही निम्न स्तर पर थी और वहाँ पर व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से चरमराई हुई थी। अब हम देखते हैं कि वहाँ की सामाजिक स्थितियाँ किस प्रकार थी। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि सामंती समाज व्यवस्था। तो चीन का समाज मुख्यतः सामंती था। समाज के शीर्ष पर सम्राट, दरबारी और बड़े जमींदार थे, जबकि अधिकांश जनता कैसी थी? किसान और मजदूर थी। किसानों पर भारी कर लगाए जाते थे, जिससे उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया था। तो किसानों का जीवन वहाँ पर किस प्रकार था? बहुत ही कष्टमय हो गया था। और चीन का समाज जो क्या क्या उस वक्त किस प्रकार था? मुख्यतः सामंती समाज था। किसानों की दयनीय स्थिति। लगभग 80 से 90% आबादी कृषि पर निर्भर थी। भूमि कुछ गिने चुने जमींदारों के हाथों में थी। किसानों को अधिक लगान देना पड़ता था और अकाल, बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने उनकी स्थिति और खराब कर दी थी। जैसे कि लगभग यह स्थिति भारत के अंदर भी देखी गई थी कि किस प्रकार किसानों की जो स्थिति है वह सामंती व्यवस्था के कारण दयनीय हो गई थी। जमीन का जो हिस्सा था वो कुछ गिने चुने जमींदारों के हाथ में ही होता था। इससे किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। सामाजिक कुरीतियाँ। इस समय समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ प्रचलित थी, जैसे कि महिलाओं के पैरों को बांधने की प्रथा, फुट बाइंडिंग जिसे हम कहते हैं, महिलाओं को निम्न सामाजिक स्थिति, शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित थी। इन कारणों से सामाजिक प्रगति बहुत ही धीमी रही। विद्रोह और असंतोष। तो जिस प्रकार से जो सामाजिक स्थिति हुई थी वो बहुत ही दयनीय ही थी, लेकिन इसके कारण वहाँ पर जो कुछ विद्रोह और असंतोष भी जनता के अंदर लगातार उत्पन्न हो रहे थे। तो गरीबी, शोषण और भ्रष्टाचार के कारण जनता में असंतोष बढ़ा। ताइपिंग विद्रोह और बॉक्सर विद्रोह जैसे आंदोलनों ने समाज में फैली बेचैनी को उजागर किया था। अब हम यहाँ पर इनकी आर्थिक जो स्थिति थी वो किस प्रकार से थी उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो कि जिस प्रकार से हमने देखा कि मुख्यतः वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी, वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर थी। ये हम किस वक्त की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के अंत के। तो 19वीं सदी के अंत में चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर थी। उद्योग और व्यापार का विकास बहुत ही कम हुआ था। परंपरागत कृषि तकनीकों के कारण उत्पादन कम होता था। विदेशी हस्तक्षेप और शोषण। उस वक्त अफीम युद्धों के बाद चीन को कई अपमानजनक संधियां करनी पड़ी थी। इन संधियों के कारण विदेशी व्यापारियों को विशेष अधिकार मिले। चीन के बंदरगाह और विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए गए घरेलू उद्योग नष्ट होने लगे। इससे चीन की आर्थिक संप्रभुता कमज़ोर हो गई। तो हम देखते हैं कि चीन की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही निम्न स्तर पर चली गई थी उस वक़्त। वहाँ की व्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर थी, लेकिन वहाँ पर विदेशी हस्तक्षेप और उनके शोषण के कारण वहाँ पर उनके राजाओं को विभिन्न प्रकार की संधियाँ करनी पड़ी, जो कि पूरी तरह विदेशियों के पक्ष में थी और जिससे कि विदेशी व्यापारियों को विशेष अधिकार मिले गए थे और उनके जो घरेलू जो उद्योग थे वो पूरी तरह नष्ट होने लगे थे। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। तो विदेशी मशीनें से बने सस्ते माल के कारण चीनी हस्तक्षेप और कुटीर उद्योग लगभग नष्ट होने लगे थे। इससे लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए थे और गरीबी बढ़ी हुई थी। राजकोषीय संकट। सरकार को युद्ध क्षतिपूर्ति चुकानी पड़ती थी, करों की वसूली बढ़ाई गई थी, लेकिन इसका बोझ आम जनता पर पड़ा। सरकारी भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर चीन की जो आर्थिक स्थिति थी, चूँकि ये कृषि पर आधारित है, यहाँ पर उद्योग बहुत ही कम थे, लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर विदेशी हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा था। उनके जो उनके जो राजा थे वो लगातार कमज़ोर हो रहे थे, वहाँ पर जो उद्योग थे उनका पतन हो रहा था, जिससे कि वहाँ की आर्थिक स्थिति और ही बिगड़ गई थी। इसके निष्कर्ष में हम देखते हैं कि 19वीं सदी के अंत में चीन की सामाजिक आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। सामंती व्यवस्था, किसानों का शोषण, सामाजिक कुरीतियाँ और विदेशी हस्तक्षेप ने देश को कमज़ोर बना दिया। हालांकि इसी संकट के दौर ने आगे चलकर सुधार आंदोलनों और चीनी क्रांति की नींव भी रखी थी।
चीन ने इन्हीं कठिन परिस्थितियों से सीख लेकर 20वीं सदी में बदलाव की दिशा में कदम उठाए। तो हम आज के जो चीन को देखते हैं वह इन्हीं प्रकार के विभिन्न प्रकार के चैलेंजों से गुजर रहा था, जिससे कि वहाँ पर लगातार जो थी राष्ट्रवाद की भावना थी वो उजागर हो रही थी। लोग जो होते थे विदेशी आक्रांताओं से लगातार परेशान हो रहे थे, जिसके कारण ही वहाँ पर राजनीतिक क्रांतियाँ हुई और उससे चीन जो वर्तमान में हम देखते हैं वो इसी प्रकार आगे बढ़ा था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9580023321। ओके, थैंक यू।